देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये पॉइंट है S और पॉइंट है U। इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। बोला है दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा को एक अनदर पॉइंट T जिसका कोऑर्डिनेट है x, 0 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो आपको ये चीज दिखना चाहिए कि जैसे पॉइंट S है और एक पॉइंट U है, इनको जोड़ने वाली रेखाखंड यही हो गई SU। S का कोऑर्डिनेट दिया है -4, -1 और U का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 4। बोल रहा है इस रेखाखंड को एक बिंदु T, अब वो कहीं भी हो सकता है T, मान लो यहाँ है, कहीं भी हो सकता है, तो वो T है जिसका निर्देशांक है x, 0। बोला इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। जब भी एक बिंदु पूछे किसी रेखाखंड को कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो उस अनुपात को आप हमेशा माना करिए k/1 में विभाजित करेगा, आपको आसान हो जाएगा। m/1 मानने से अच्छा है k/1 मानिए, तो एक ही वेरिएबल दिखाई देगा ना k आपको। यानी हमने मान लिया कि k/1 में विभाजित करेगा, यानी ये दूरी k यूनिट होगी, ये दूरी 1 यूनिट। अब आप कहते हो कि सर जब हम ये रेशियो लिख लेते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला हमको x कोऑर्डिनेट भी निकाल देता है और y कोऑर्डिनेट भी निकाल देता है। x कोऑर्डिनेट में तो ये ऑलरेडी x है, क्या हमें y कोऑर्डिनेट 0 दिया इसी का मदद लेना चाहिए। देखो ये ऑलरेडी वेरिएबल है, हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम ये जो 0 है इसको निकालते हैं। 0 y कोऑर्डिनेट है ना, तो बताइए y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है। my2, y कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है बिंदु का, तो y कोऑर्डिनेट 0 बराबर my2 होता था, तो m के जगह k है, तो k इंटू 4k प्लस ny1 होता था, तो 1 इंटू -1 ऑलरेडी -1 हो जाएगा, बाई m प्लस n के जगह k+1 हमने माना है, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे 4k का मान 1 होगा, -1 इधर आके क्या बन जाएगा +1। अगर 4k बराबर 1 तो k बराबर 1/4, और k बराबर अगर 1/4 तो k/1 को ही ना k/1 कहा जाता है। तो जो k का मान हुआ वो सीधे आंसर हो गया आपका 1/4। 1/4 को लिखेंगे 1/4। तो ऐसे करना आपको, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। अगर आप x कोऑर्डिनेट लिख दीजिएगा तो क्या दुद्दू को वेरिएबल हो जाएगा, क्या फायदा आपको। y कोऑर्डिनेट सीधे लिखिए, नहीं होता था y कोऑर्डिनेट बराबर my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, जहां हमने m/n को k/1 मान लिया है, बस ध्यान रख देना है। ठीक, हाँ जी। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रवणता ना, यानी स्लोप आपसे पूछ रहा है, ढाल के बारे में पूछ रहा है। तो सर डिपेंड करता है वो लाइन कैसी है। बोला है कि एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है और दूसरी रेखा का स्लोप बताइए जो इसके लंबवत है, परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर अगर लाइन है तो आप कहते हो कि सर अगर एक लाइन का स्लोप m1 होता है और दूसरी रेखा का स्लोप m2 मानते हैं, तो जब दोनों रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर होती हैं इनका प्रोडक्ट -1 होता है। ये केस है परपेंडिकुलर लाइन के बीच स्लोप का। स्लोप जो निकलता है वो निकलता है y = mx + c से कंपेयर करके, या फिर x का नेगेटिव कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट। जैसे कोई लाइन होता था ax + by + c = 0, और कोई बोलता है इस लाइन का स्लोप बताइए क्या है, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, तो आप कहते हो x का नेगेटिव कोफिशिएंट, यानी x का कोफिशिएंट क्या है a, बट नेगेटिव में लेना है -a, बाई y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है b। ऐसे निकालते थे हम लोग स्लोप -a/b। इसमें बताइए कि इस रेखा का अगर आप स्लोप लीजिएगा तो आपको माइनस कोफिशिएंट ऑफ x लेने में +6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ -6 ऑलरेडी है और माइनस के साथ लेना होता है, तो -6 x का गुणांक अब बटा में y का गुणांक 4। ये तो m1 आया, क्या आया 3/2। इसको सॉल्व किया जाए तो माइनस माइनस प्लस और 2 से कटेगा 3/2 आएगा। आपसे m2 ही ना पूछा है, आप कहोगे अगर यहाँ 3/2 है
तो प्रोडक्ट जो होना चाहिए -1 होने के लिए क्या रेसिप्रोकल 2/3 केवल रहेगा तो गुणा होके 1 आएगा, लेकिन -1 चाहिए, तो क्या यहाँ -2/3 होना चाहिए। तो आपको दूसरे लाइन का स्लोप क्या कहा जाएगा, -2/3, क्योंकि इस लाइन का स्लोप है 3/2, तभी ना गुणा होगा तो -1। या इस चीज को इधर भेज दीजिए, उल्टा हो जाएगा। जैसे आपको मिल गया कि 3/2 इंटू m2 बराबर -1। m1 हमने कितना निकाला, 3/2, इसमें m2 का गुणा करेंगे तो -1 आना चाहिए। तो m2 जब निकालिएगा तो क्या इस 3/2 को इधर भेजेंगे, और जब गुणा वाला चीज बराबर के उधर जाता है तो भाग में हो जाता है या फिर उल्टा गुणा हो जाता है। तो 3/2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2/3, -1 में गुणा हो जाएगा, तो आंसर होगा -2/3। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से सुनिए। हमने आपको बताया था कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा और एक लाइन का इक्वेशन है ax + by + c1 = 0, ऐसा कुछ है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाता है। यानी जो a है और b है, c को नहीं देखना है, a और b आपस में चेंज होके यहाँ bx और यहाँ ay हो जाएगा, और यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी c2 रहेगा आपका। तो ऐसा होता है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर ऐसा इंटरचेंज हो गया विथ साइन अपोजिट के साथ, तो इस तरह के लाइंस को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस ये समानांतर रेखाएं हैं, सॉरी लंबवत रेखाएं हैं। अब ध्यान से देखो, पहला वाला में देखो तो सर x के जगह -6 है और y का कोफिशिएंट 4 है, तो इसको इंटरचेंज करते हम लोग, तो y ले लेता ये वाला 6 और x ले लेगा 4, और चूंकि बीच में माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है दूसरे इक्वेशन। और स्लोप जो निकालना होता है, स्लोप पूछा ना आपसे, स्लोप जो निकालना होता है, क्या x का निगेटिव कोफिशिएंट लिया जाता है तो -4 और बटा में y का कोफिशिएंट 6, तो भी आपको डायरेक्ट दिया जाता है 2/3 स्लोप। कई तरीका है, आप डायरेक्ट पहचान सकते हो स्लोप। सवाल को देखते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक इक्वेशन है लाइन का, एक लाइन दो लाइन है, इनके ग्राफ एक पॉइंट P पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो दो लाइन जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं उसके कोऑर्डिनेट x और y का वैल्यू होता है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हम x y का वैल्यू निकालेंगे तो वही पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा वो बोल रहा है किस रेखा के ग्राफ पर स्थित होगा, तो जिस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा उसी पे स्थित होगा। जैसे मान लो एक रेखा है और ये एक बिंदु 2,3 से गुजर रहा है, तो आप कहोगे ना 2,3 इस इक्वेशन में, जैसे मान लो यहाँ पे कोई इक्वेशन दे दिया कि 3x + 4y = कुछ दे दिया मान लो, तो आप कहोगे सर अगर इस रेखा का इक्वेशन ये है तो इस बिंदु को डालने पे इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो 2/3 6 और 4/3 12, यानी यहाँ पे 18 रहना चाहिए। आ रहा है समझ में बात? तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करके x y का वैल्यू निकालेंगे, क्या वो P का कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और उस P के कोऑर्डिनेट को जिस इक्वेशन में डालने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा वही आंसर कहलाएगा आपका। तो दोनों इक्वेशन को आपको जल्दी सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। देखिए ये इक्वेशन है 3 का अगर गुणा कर लें तो ये इक्वेशन है 12x + y = 8, पहला इक्वेशन। दूसरा 4 LCM होगा तो यहाँ बनेगा 2x + 3y, इसको उधर भेज देते हैं माइनस में, तो आपको कितना हो जाएगा, 4 लिया तो 10 हो गया ना, तो माइनस, ऐसा बनेगा दोनों इक्वेशन। इन दोनों को कुछ नहीं, सॉल्व करके आपको x y का मान निकालना है। सॉल्व करने का बढ़िया तरीका क्या है, आपको इसको 6 गुना कर ले या इसको दुगुना करके घटा दें, कोई एक काटना पड़ेगा हमको, इसको ही तिगुना कर घटा दूं, आपको 12 या 36 में से 2 गया, और ये 3y से 3y कट जाएगा, 8 या 24 में से -10 गया, 24 में से -10 गया, तो x = 1 आ गया। x सही है ना,
x का मान 1 यहाँ रखेंगे तो y निकल जाएगा, y बराबर 1 यहाँ रखेंगे तो -12/3 -4, यानी सर x और y का वैल्यू आया 1, -4। क्या इसी x y कोऑर्डिनेट का नाम P बिंदु पे प्रतिच्छेद किया है? तो आप बोलोगे इसका मतलब P के कोऑर्डिनेट हो गए 1, -4। अब बोल रहा है कि ये बिंदु से जो रेखा गुजरेगा उस रेखा का समीकरण क्या है? तो आपको ये दोनों पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वही आंसर होगा। चेक करते हैं, x कोऑर्डिनेट 1 डालिए और y कोऑर्डिनेट -4 डालिए। पहला ऑप्शन रिजेक्ट, 5 भी तो है, जैसे 1 -8, 1 -8 -5 कभी 0 होगा? यहाँ ये 3 और ये माइनस माइनस प्लस, 3 4 7 -7 बराबर, अभी ये हो रहा है दूसरा। जरूरी नहीं कि एक होगा, हो सकता है 2 आ जाए तो फिर हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा लाइन का, वो भी बता रहा हूं। पहले देख लेते हैं, 2 तो हो जा रहा है ना सेटिस्फाइड। तीसरा 1 -3 चौके 12, ये तो 1 आ रहा है, 0 चाहिए, ये नहीं होगा। मतलब ये दोनों पॉइंट एक किसके जगह पे रखना है? x, और -4 किसके जगह पे रख के देखना है कौन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ हो गया 4 और -4, 8 7 15 ना हो गया। इसलिए आप इजीली आंसर कौन सा ऑप्शन करेंगे? बी ऑप्शन। मान लीजिए ना, हाँ हाँ, नहीं, हमारा कैंसिलेशन मेथड हम लगा रहे हैं कि किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करके घटा दिया जाए तो एक वेरिएबल गायब हो जाए, दूसरा वेरिएबल निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ देखा कि y का कोफिशिएंट क्या है, लेकिन यहाँ क्या है 1, तो मैंने इसको भी 3 गुना कर दिया। तो जब मैं इसको 3 गुना करूंगा तो सब ने 3 गुना हो जाएगा, और घटाऊंगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला निकल जाएगा x। यस, आपकी इच्छा है तो आप इसी को दोनों को बराबर कर दो, इसमें 6 का गुणा कर दो, यही कट जाएगा और y निकल जाएगा, कुछ भी। यस, आपका इच्छा। अभी आपका देखो, ये वाला 3y है और ये वाला भी 3y ही है, तो 3y घटेगा तब ना हटेगा, इसीलिए हम माइनस किया गया है। तो माइनस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसीलिए 24 10 34 हुआ था। यस, किसी एक को, किसी कंडीशन में किसी एक को, या तो x को उड़ा दो तो y निकलेगा, y को उड़ा दो तो x निकलेगा, और जब a को निकल गया तो उसका वैल्यू पुट कर दो, दूसरा निकल जाएगा। यस, किसी एक को कर सकते हैं, y को या फिर x। क्यों नहीं होता? अगर वो ऑलरेडी बराबर है, सपोज ऑलरेडी ये बैलेंस दिया रहता तो हमें तो कुछ गुणा ही नहीं करना था, सीधे घटा देते हम लोग। गुणा तो इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बराबर हो जाए। अगर ऑलरेडी ये बराबर 12 12 दोनों जगह रहता, क्यों गुणा करते? सीधे घटा देते, y निकल जाता। टारगेट ये नहीं है कि आपको गुणा दोनों में करना है, टारगेट ये है कि दोनों को बराबर करना है। तो ये बताओ, यहाँ ये कितना है? 3y है, और ये कितना है? बराबर करना है ना। तो बताओ, इसमें केवल 3 का गुणा करेंगे तो इसके बराबर नहीं हो गया। अब आपका मन है कि नहीं हम गुणा करबे करेंगे, तो गुरुजी लोग बचपन में कहते थे मैं 1 का गुणा करता, कोई फर्क पड़ेगा 1 का गुणा करने से, इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं। समझ गए? सुनिए ध्यान से, बाई ऑप्शन ये हमने कर दिया कि ये भाई ये कोऑर्डिनेट जिस ऑप्शन को सेटिस्फाइड करेगा वो आंसर होगा। दूसरा, हमने आपको एक बात बताया है कि आपको क्या इस क्वेश्चन में पूछा है, एक लाइन का इक्वेशन पूछा है, एक लाइन का इक्वेशन पूछा, और वो लाइन कहां से पास करी है? P बिंदु से। यानी इसी रेखा पे ना बिंदु P है जिसके निर्देशांक 1, -4 हैं। तो डायरेक्ट आपको ये बात बताया गया है कि यदि कोई लाइन पे एक बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया है और आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो y - y1 है ना, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू x - x1। आपको स्लोप की जरूरत पड़ जाएगी। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता है जहां x1 y1 तो आपको दिखाई दे रहा है और स्लोप आपको चाहिए होगा इस लाइन का।
ये बताइए, ये दोनों लाइन जिस बिंदु पे काटे हैं और उसी बिंदु से एक और लाइन गुजर रहा है, तो स्लोप का कोई गारंटी है कि लंबवत है कि पैरेलल है कि क्या है? ठीक है, y2 माइनस y1 लिखेंगे, बट पॉइंट तो एक ही है ना, x1 y1। x2 y2 किधर है? नहीं समझे बात? m बराबर होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो क्या m निकालने के लिए दो बिंदु एटलीस्ट चाहिए आपको? हाँ, वो इक्वेशन में होता है। ये पॉइंट्स के थ्रू स्लोप हो गया, और एक होता है माइनस ए बाई बी, यही बोल रहे हैं। तो ये होता है जब आपको ऐसा इक्वेशन दिया रहे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, उसके थ्रू। और ये हो गया जब दो बिंदु के निर्देशांक x1 y1 एंड x2 y2 दिया रहे, उसके थ्रू। स्लोप निकालने के कई तरीके होते हैं। एक तो होता है m बराबर tan थीटा सिंपली, तो ये तो तब न लगाओगे जब थीटा गिवन होगा, गिवन थीटा होगा। समझ में आ रहा है बात? तो इस प्रश्न में क्या हमको डायरेक्ट ऑप्शन से ही करना था? क्योंकि ऐसे ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दिए गए 4 ऑप्शन में कौन होगा? बी। तो ऐसा आपको रखना है, जिद नहीं पालना है कि हम तो इक्वेशन ऑफ लाइन जानते हैं वही में रख देते हैं। कहां से रखिएगा? एम नहीं ना पता है आपको, इसलिए ये इस्तेमाल नहीं करना है, ये डायरेक्ट। ये आधा है, तो क्या मैं इसका 8 गुना करता तो बराबर हो गया होता? अब 8 गुना करोगे तो ये 6y होगा, ये 1/3y। कहने का मतलब आपका इच्छा है कि x को कैंसिल करना है हमको, तो आप x के कोएफिशिएंट को बराबर करके y निकाल लेते हैं, आएगा यही -4 ही आएगा। ठीक है, तो नोट ये करना बस, बी ऑप्शन। कह रहा रेखा इतना के लंबवत, एक रेखा का समीकरण। सबसे पहले तो पहला लाइन देखिए कि अगर लंबवत है तो कोएफिशिएंट चेंज होगा, बीच में साइन चेंज भी हो जाएगा। तो ये जो 2x और 3y दिख रहा है, क्या ये चेंज होके 3x 2y और बीच में प्लस है तो माइनस? देखते हैं कितने ऑप्शन में है। 3x 2y, सर 3x 2y इसमें है, इसमें है, ये दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। लंबवत वाला में कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाता था और बीच का साइन भी क्या हो जाता था? चेंज। अब कहोगे सर इन दोनों में कौन मारा जाए? नहीं, क्योंकि इसका राइट साइड एगो में प्लस है, एगो में माइनस है। ध्यान से सुनना, ये एक जानकारी दिया है, एक्स अक्ष का अंतःखंड 3 यूनिट है, यानी इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट 3 है। वाई इंटरसेप्ट 3 है। अगर वाई इंटरसेप्ट 3 है तो इनमें से जिस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने पर y के नीचे 3 रहेगा, वही आंसर होगा हमारा। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि राइट साइड 1 होना चाहिए। अगर आप 6 से भाग दोगे तो x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 1 होगा। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे तो -6 से डिवाइड करोगे, -6 से डिवाइड करिएगा तो x/-2 है ना, अब प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के बाद y के नीचे 3 इसमें आ रहा है ना, ये तो -3 आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन। बस इससे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने से। मैंने आपको बताया था एक इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई बराबर c, तो इसको जब इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिएगा ना, इंटरसेप्ट फॉर्म अंतःखंड फॉर्म में लिखिएगा तो राइट साइड 1 बनाना होता है, आप c से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x/c/a प्लस y/c/b इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। अगर ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया तो बताइए कि राइट साइड 1 होता है हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो 6 से डिवाइड करेंगे तब ना 1 होगा, तो 6 से दोनों साइड डिवाइड करिएगा तो x/6/3 2 हो जाएगा और y/6/2 3 हो जाएगा। तो यहाँ y इंटरसेप्ट पता है क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। y इंटरसेप्ट इस इक्वेशन में ना c/a को कहते हैं x इंटरसेप्ट, x अंतःखंड, हिंदी में x अंतःखंड। और ये जो y के नीचे दिख रहा होगा c/b, इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट यानी y अंतःखंड।
तो बताओ कि यहां पे y के नीचे जो है वो +3 है, बोलिए, तो y अंतःखंड 3 हुआ ना। क्या आपके क्वेश्चन का भी डिमांड है y अंतःखंड 3 होना चाहिए? -3 तो नहीं ना है। अगर बोला तो y अक्ष -3 अंतःखंड है तो क्या मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो जाता? यही ध्यान देना है कि +3 अंतःखंड के लिए बी ऑप्शन और -3 के लिए ए ऑप्शन। आंसर क्या है? उसमें तो लाइन है। यस, सुनिए, मान लीजिए एक लाइन है ax + by + c1 = 0 और इसके परपेंडिकुलर एक आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो ये जो वेरिएबल x और y हैं इनके कोफिशिएंट इंटरचेंज कर जाएंगे। ये y का कोफिशिएंट x के साथ हो जाएगा और x का कोफिशिएंट y के साथ, और बीच में प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहता तो प्लस, बाकी C2 कुछ और है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं बोला कि 2 और 3 चेंज हो जाएगा 3 2 में, और बीच में प्लस है तो क्या होना चाहिए? माइनस। तो क्या ऐसा केवल 2 ही ऑप्शन था, ए और बी? अब ए और बी के बाद डिसाइड करना है कि सर कौन लगाया जाए। तो आगे की जानकारी देखिए, x अंतःखंड क्या होना चाहिए? +3। तो बताओ x अंतःखंड +3 होने के लिए क्या ये सेकंड ऑप्शन सही है? हाँ सर, इधर भी माइनस इधर भी माइनस है, -6 कॉमन ले लिया जाए। तो -6 कॉमन लेते हैं y/3 आ जाएगा। y/3 को ही y अंतःखंड कहते हैं। या मैं आपको लिख के बताया था x/a + y/b = 1 है। तो यही ना अंतःखंड फॉर्म का इक्वेशन है, जिसमें b को क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट और a को क्या कहते हैं? x इंटरसेप्ट। क्लियर हो गया होगा? बी ऑप्शन होगा ना।